Hello everyone to my channel. I'm the UPSC blogger and this is my first video, and today we will be discussing about an important news article from the Hindu which got my attention, and it is quite important for the examination. So it says Xi Jinping skipping G20 summit, a deliberate signal to India and the West. So पहले समझते हैं कि ये important क्यों है, because it talks about G20 and the India China relations. बेसिकली ये आर्टिकल बात कर रहा है कि शी जिनपिंग का G20 में ना आना कैसे इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ बोल रहे हैं उनको ये कैसे एक सिग्नल है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसमें अनयूजुअल क्या है. तो यहाँ पे अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है या पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि G20 में बहुत सारी समिट्स होती हैं, बट एक होती है वो जो नेशनल लीडर्स की होती है, हेड ऑफ़ द स्टेट्स की. अब इसके सिग्निफिकेंस ये है कि शी जिनपिंग ने आज तक कभी भी कोई भी पास्ट G20 समिट मिस नहीं करी है, एंड दिस टाइम ही इज़ मिसिंग इट. एंड ये एक डेलिब्रेट मूव देखा जा रहा है बिकॉज क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो मीटिंग्स करी हैं उसमें उनका एक काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है. एंड इस बार बिकॉज ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशंस बीइंग एट एन ऑल टाइम लो, जैसा कि आपने हमारे मिनिस्टर एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर से भी बहुत बार सुना है कि द रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल. दो चाइना ने बहुत बार ट्राई किया है कि जो बायलेटरल टाइज हैं वो नॉर्मल हो जाएं, बट जो बॉर्डर एस्केलेशन है उसे इंडिया काफ़ी सीरियसली ले रहा है एंड ये चाइना को पसंद नहीं आ रहा है. सो इवन उस कंटेक्स में भी ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, एंड वो भी एक रीज़न है वाई शी जिनपिंग इज़ मिसिंग दिस G20 समिट. अब इसमें एक जो आर्टिकल में एक क्लॉज है कि एक स्पेकुलेशन है कि उनकी क्या हेल्थ ख़राब है या समथिंग लाइक दैट. सो ऐसा कुछ नहीं है. ही इज़ विजिटिंग द आशियान समिट एंड इन इंडोनेशिया. तो दिस मीन्स कि हिज हेल्थ इज़ फाइन, बट ही इज़ सेंडिंग द प्रीमियर जो उनके एक डेजिग्नेशन नीचे हैं to visit the ASEAN summit, sorry, the G20 in India. This is only because he is giving a deliberate signal that the ties are not normal. So, एक और reason why he is not visiting the G20 summit in New Delhi is because चाइना उतना बड़ा रोल एग्जर्ट नहीं करता है जित एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुपिंग्स. लाइक अगर आप ब्रिक्स देखेंगे तो ब्रिक्स के कंपैरिजन में G20 जो है वो काफ़ी बड़ा है. तो यहाँ पे चाइना की उतनी स्टैंडिंग नहीं है, एंड क्लोजनेस ऑफ चाइना विद रशिया इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. एंड रशियाज हेड लाइक व्लादिमीर पुतिन इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू विजिट इंडिया फॉर दिस समिट, एंड चाइना ने भी ये डिसीजन ले लिया है. सो इसका ये रीज़न बोला जा रहा है बिकॉज शी जिनपिंग is an adamant leader, and his stand is not that well taken in the G20 because of the NATO group, because of the Western group like France, US. So this is the reason why he is missing it as of now. एंड इसे एक टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, एंड आई वॉन्ट यू टू टेक अ नोट ऑफ इट. दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ G20. आप यहाँ पे देखोगे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ G20, ये जो जो भी टर्म है ये एक बहुत ही अच्छा टर्म, वेल क्राफ्टेड टर्म है. दिस कैन बी यूज्ड इन योर आंसर राइटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स. लाइक इट टेल्स everyone ki you have a good knowledge or base about the subject, so do use this term. So moving forward, let's now understand ki what is G20. What is G20? Okay, so एक G20 को अगर हम देखें, so it is an informal grouping. Okay, it is an informal grouping which is made up of
19 economies and one European Union. Like there are not 20 countries, there are more than 20 countries, but हम उन्हें 20 एंटिटीज़ बोल सकते हैं, जिसमें से एक है यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन में हमें पता है देर आर अबाउट 23 कंट्रीज. सो द इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 19 + 1 बिकॉज ऑफ EU. काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि देर आर around 20 countries, but there are not 20 countries, there are more than 20 countries, there are 19 countries including excluding the EU. अब EU is a group जिस पे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे थोड़ी विस्तार में, बट राइट नाउ लेट्स फोकस ऑन G20. तो इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको फैक्ट याद रखना है, दैट इज़ इट अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंक्लूडेड इन द G20. जितनी कंट्रीज़ है उन्हें अगर हम मिला दें तो इट मेक्स अप टू 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. सो मूविंग फॉरवर्ड, एक इम्पॉर्टेंट अब थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं G20 के रिगार्डिंग. G20 की जो हर साल प्रेसिडेंसी है वो शिफ्ट होती है, एंड ये शिफ्ट होती है लाइक इट इज़ गिवन टू अ होस्ट कंट्री, डिफरेंट होस्ट कंट्री एवरी ईयर. 22 में जो प्रेसिडेंसी थी दैट वाज विद इंडोनेशिया. 2023 में इट इज़ विद इंडिया. ओके, सो 2024 की प्रेसिडेंसी किस कंट्री के पास है? दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन सम एग्जाम्स लाइक PCS और UPSC और एनी एग्ज़ाम, लाइक वी शुड नो. सो ये होगी ब्राज़ील के पास, एंड बेसिकली रियो. रियो इज़ द सिटी, रियो डी जनरियो, एंड ब्राज़ील विल बी होस्टिंग द 2024 G20 समिट. दिस शुड बी रिमेंबर्ड, लाइक एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बस आप याद कर लीजिए. कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में. 2023 में इंडिया होल्ड कर रहा है G20 को, एंड इसका जो लोगो है दैट इज़ अ लोटस. इसमें 7 पेटल्स हैं हमारे. देन द मोटो इज़ गिवन वसुधैव कुटुंबकम. ये लिया गया है महा उपनिषद से. ये महा उपनिषद से लिया गया है. इट मीन्स वन फैमिली, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. ओके, एंड ये लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे. एक्चुअली अगर आप न्यूज़पेपर्स या करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि चाइना हैज़ हैड एन ऑब्जेक्शन इस बात पे कि वाई दिस वसुदेव कुटुंबकम वाज एडेड, बट इंडिया डिफेंडेड इट सेइंग दीज आर द इंडियन वैल्यूज़ एंड वी स्टैंड बाय इट. ओके, सो नेक्स्ट अब G20 के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि व्हाट आर द इश्यूज एड्रेस बाय G20. ओके, मतलब ये G20 बना क्यों, मतलब ये क्या इशू एड्रेस कर रहा है हमारे. तो G20 अगर आपको पता होगा बना था, इसका ओरिजिन है 1999 के जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उसके बाद ये रोल में आया था. एंड आफ्टर 2008 G20 टुक द स्ट्रक्चरल फॉर्म जो हम आज देखते हैं, जो इसका आज प्रेजेंटली है, जिसमें हर साल मीटिंग्स हो रही हैं, हर साल जो टॉप लीडर्स हैं वो मिलते हैं. सो आफ्टर द 2008 क्राइसिस इट टुक स्ट्रक्चरल फॉर्म, एंड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज ये एड्रेस कर रहा है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स, टैक्स एंड फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, फाइट अगेंस्ट करप्शन, advancement of women in job market, 2030 agenda for sustainable development, climate change, global health, anti-terrorism, inclusive entrepreneurship. So these are the issues which are addressed by G20. G20 बना है इन issues को address करने के लिए. Now these issues become important when you are doing your answer writing, because ये knowledge हर कैंडिडेट, हर एस्पिरेंट के आंसर में नहीं होगी. So you can use this just for your answer writing to make your answer look better, and it will add content to the answer. So I've done this for you. नेक्स्ट लाइक वील सी कि अब इसमें इंडिया का क्या रोल है.
Yeah, so let's start India's priorities in G20 summit. So, uh, our first priority is checking tax evasion to fight corruption, choking terror funds, cutting the cost of remittances, market access for key drugs, reforms in the World Trade Organization to improve its functioning, full implementation of the Paris Agreement. ओके, सो काफ़ी क्लियर कट हमने अपनी प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर दी हैं. हमें सबसे पहले टैक्स एविजन को फाइट करना है बिकॉज ये हमारे एक्सचेकर पे बर्डन पड़ रहा है. टेरर फंडिंग, टेररिज्म आपको पता है इंडिया कितना बड़ा शिकार है टेररिज्म का. सो वी नीड टू स्टॉप द टेरर फंडिंग, क्योंकि टेरर फंड जो है वो मैक्सिमम फॉरेन एड से आ रहे हैं इंडिया में. इंडिया में जो टेरर है दैट इज़ मोस्टली फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड बाय कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी. देन द मार्केट एक्सेस फॉर की ड्रग्स. अब आपको पता है इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट, अब तो अनऑफिशियली इट इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. दैट मीन्स इट इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर ड्रग्स. So we need to stop this market access for the drugs. Then uh, reforms in the World Trade Organization to improve its functioning. अब WTO में बहुत सारे reforms are pending, like the sanitary and the phytosanitary measures which they use against agricultural products used by India. uh, and WTO is said to be biased against the developing countries or the global south. तभी आप देखेंगे कि जब इंडिया और चाइना वैसे एट लॉगर हेड्स रहते हैं, एक दूसरे को अपोज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स. बट जब भी WTO में कोई भी इशू होता है सो इंडिया एंड चाइना प्रेस इट टुगेदर. मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं वहाँ पे बिकॉज बोथ of them know कि यहाँ पे they the WTO and its functioning is biased against them, so they need to work together to mend their ways. Then comes the full implementation of the Paris Agreement. अब Paris Agreement एक बहुत important agreement है when it comes to climate change, and India इसके इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी देख रहा है. जितने आप ये फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं, हीट वेव्स देख रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है. ऑल ऑफ दिस डिज़ास्टर्स, जैसे अभी जो रिसेंट डिज़ास्टर्स लैंडस्लाइड्स वगैरह नॉर्थ हिमाचल एंड उत्तराखंड में हुए हैं. सो ऑल ऑफ दिस इज़ लिंक टू क्लाइमेट चेंज. एंड अगर पेरिस एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं होगा सो ऑफ कोर्स द वर्ल्ड विल गेट इफेक्टेड, बट इंडिया में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है एज जितनी भी UNEP की रिपोर्ट्स हमें सजेस्ट कर रही हैं. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ ऑन आवर एजेंडा. So, yes, guys, this was about G20. The major points about G20, like उसका origin कैसे था, इसकी functioning क्या है, इंडिया की priorities क्या है. Now the important point here comes, जो हमें brainstorm करना चाहिए कि what are the challenges in G20 which are faced by the world. So G20 में एक सबसे बड़ा challenge ये है कि यहाँ पे कोई there is no enforcement mechanism. There is no enforcement mechanism. One. Second is the G20 is not legally binding. मतलब जो भी रेजोल्यूशन G20 पास कर रही है वो किसी भी कंट्री के लिए बाइंडिंग नहीं है. ऑल्दो इफ़ दे वांट टू वॉक आउट दे वॉक आउट. यहाँ पे कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस है नहीं किसी पे. सो इट्स लाइक बीइंग टूथलेस, इट्स अ टूथलेस बॉडी. सो जो भी जितनी भी डेलिब्रेशंस हो रही हैं, जब तक वो बाइंडिंग नहीं बनेंगी कंट्रीज़ पे, तब तक उसका उनका इन्फोर्स होना काफ़ी मुश्किल है. सो दीज आर द मेजर चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड बाय द G20. And apart from this, like if you want to go into other dimensions, then we can see the achievements of G20. Like it is an inclusive body. G20 काफ़ी मतलब coordinated actions लेता है. Like it is better at communication than the other organizations like the UN. And it advocates for reforms in the international financial institutions, all that.
So yes, G20 is playing a major role, but it also has its own challenges. Yeah. So this was it from my side. Like, this is the first video I have made for you people. I did this because it's been a while since I have been blogging, and since you are at the end of the video, I will tell you a little bit about me. I have been in the preparation for of UPSC for like 4 years now, and I have given the mains examination. I haven't qualified it, uh, and I thought that I should be contributing by giving some depth or insight about some relevant topics from the newspaper. So अब से मैं डेली की एक वीडियो जो भी न्यूज़पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड स्टैटिक पे बनाऊंगा, सो दैट यू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट। बिकॉज सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई गेन नहीं होने वाला है। हमें न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस पर कमांड बनानी है, बिकॉज क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। सो हम इसे प्री प्लस मेंस फॉर्मेट में रखेंगे, कि थोड़े प्री के फैक्ट्स एंड थोड़ा मेंस का एनालिसिस। ये मेरी भी लाइफ की फर्स्ट वीडियो है, सो कोई भी एरर हो सो आई एम सॉरी। इसके बाद जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी इट विल बिकम बेटर, एंड धीरे धीरे आई विल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक एथिक्स, and if you like want a video on any particular topic, you can just comment below or let me know, because this is how you see I can understand what is the demand. Rest, there's nothing. Yeah, so thank you so much, and keep studying, keep working hard. It is the only way to crack this examination. And if you have any doubt, like any doubt, you can just comment, and however small it may be, however silly it may be, I'm here to solve it to the best of my ability. So yeah, just please let me know if you have any doubts. Thank you so much. Tata.